नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के संविधान में प्रस्तावित एक बहुत बड़े बदलाव की तह तक जा रहे हैं। ये काफ़ी सुर्खियां बटोर सकता है। यह है 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हमारा मकसद है इस प्रस्तावित कानून के पेचोखम को समझना, ये कैसे काम करेगा और हाँ, इसका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल। सोचने वाली बात है, क्या ऐसा हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री अगर किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होते हैं तो महज 30 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़े? ये प्रस्ताव इसी संभावना को हकीकत बनाने की बात करता है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल। ये प्रस्ताव सीधे तौर पर सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों की जवाबदेही से जुड़ा है और संविधान के दो बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, अनुच्छेद 75 जो केंद्र सरकार से जुड़ा है, हाँ, और अनुच्छेद 164 जो राज्य सरकारों से जुड़ा है, उनमें बदलाव की बात करता है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रस्तावित संशोधन आखिर कहता क्या है और क्यों लाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं इस 130वें संशोधन के मूल विचार से। आखिर सरकार क्या बदल रही है और कैसे? इसका मतलब बुनियादी ढांचा क्या है? इसका मूल तंत्र काफी सीधा है लेकिन असरदार हो सकता है। प्रस्ताव ये है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री केंद्र या राज्य का किसी गंभीर अपराध के आरोप में गंभीर अपराध? हाँ, गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत या जेल में रहता है तो इसके नतीजे होंगे। अच्छा। और यहाँ गंभीर अपराध की परिभाषा भी दी गई है। मतलब ऐसा कोई भी अपराध जिसमें सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है। 5 साल या ज्यादा? जी। स्रोतों में उदाहरण के तौर पर जैसे भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों का जिक्र है। और ये 30 दिन लगातार होने चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। बीच में रिहाई हो गई तो गिनती फिर से शुरू होगी। ठीक है, तो 30 दिन की एक लक्ष्मण रेखा खींची जा रही है, वो भी गंभीर अपराधों के लिए। केंद्र के स्तर पर ये कैसे काम करेगा? मान लीजिए किसी केंद्रीय मंत्री पर ऐसा कोई आरोप लगता है और वो 30 दिन हिरासत में रहते हैं, तब क्या होगा? केंद्र के मामले में जो अनुच्छेद 75 के तहत आता है, प्रक्रिया ये होगी, अगर कोई केंद्रीय मंत्री गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिन जेल में है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें पद से हटा सकते हैं। ये तो सामान्य प्रक्रिया लगती है। हाँ, ये तो है। लेकिन इसमें फिर नया क्या है? मतलब राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री हटा ही सकते हैं। इस संशोधन की खास बात क्या है? हाँ, खास बात इसके अगले हिस्से में है। वो ये कि अगर प्रधानमंत्री ऐसी सलाह नहीं देते हैं, मान लीजिए राजनीतिक कारणों से या किसी और वजह से सलाह नहीं दी, तो भी 31वें दिन वो मंत्री अपने आप स्वतः ही पद से हटे हुए मान लिए जाएंगे। क्या? अपने आप? जी हाँ, अपने आप। किसी औपचारिक आदेश की जरूरत नहीं होगी। ये ऑटोमेटिक या स्वतः निष्कासन वाला जो प्रावधान है, यही इस संशोधन का सबसे अहम पहलू है। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह न होने पर भी पद चला जाएगा। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। जी। ये तो हुई मंत्री की बात। लेकिन अगर मान लीजिए खुद प्रधानमंत्री ही ऐसी स्थिति में फंस जाएं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? प्रधानमंत्री के लिए भी नियम उतना ही सख्त है। अगर प्रधानमंत्री खुद अपने कार्यकाल के दौरान किसी ऐसे ही गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिन जेल या हिरासत में रहते हैं, वही 30 दिन की सीमा। हाँ, वही 30 दिन की सीमा, तो उन्हें 31वें दिन तक अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और अगर वे इस्तीफा देने से इनकार कर दें, क्या तब भी ये स्वतः वाला नियम लागू होगा? बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री 31वें दिन तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनका पद स्वतः ही समाप्त मान लिया जाएगा। अच्छा। हाँ, यहाँ भी वही स्वतः क्रियान्वयन का सिद्धांत है। ये सुनिश्चित करता है कि पद खाली हो जाए, चाहे व्यक्ति खुद हटना चाहे या नहीं। इसका मतलब है कि देश को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा जहां प्रधानमंत्री जेल से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हों, कम से कम 30 दिन की अवधि के बाद तो नहीं। ये तो एक केंद्र की बात। क्या राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उनके मंत्रियों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था बनाई जा रही है? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि राज्यों में ऐसे मामले ज्यादा उठते हैं। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 164 में प्रस्तावित संशोधन लगभग इसी तर्ज पर राज्य सरकारों के लिए भी नियम बनाता है। एकदम समानांतर व्यवस्था है। अच्छा। अगर किसी राज्य का मंत्री किसी गंभीर अपराध, वही 5 साल या ज्यादा सजा वाला के आरोप में लगातार 30 दिन जेल या हिरासत में है, तो राज्यपाल
उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर उन्हें पद से हटा सकते हैं। और यहाँ भी वो स्वतः निष्पक्ष। जी हाँ, वही पैटर्न है, बिल्कुल वही। अगर मुख्यमंत्री हटाने की सलाह नहीं देते हैं तो 31वें दिन उस मंत्री का पद अपने आप समाप्त माना जाएगा। ठीक है। और अगर मुख्यमंत्री खुद ही ऐसी स्थिति में आते हैं, यानी गंभीर अपराध के आरोप में लगातार 30 दिन हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। और अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दें तो जैसे प्रधानमंत्री के मामले में है, उनका पद भी स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। समझ गया। ये दिखाता है कि प्रस्ताव केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक समान जवाबदेही का ढांचा बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई भेदभाव नहीं। अब आते हैं उस गंभीर अपराध वाली बात पर। आपने बताया 5 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान। क्या इस सीमा को रखने के पीछे कोई खास वजह सोची जा सकती है? मतलब क्यों सिर्फ गंभीर अपराध ही? हाँ, ये सीमा काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, 5 साल की सजा का पैमाना आमतौर पर भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों में गंभीर अपराधों को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। तो स्रोतों से ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि एक कड़ा प्रावधान राजनीतिक बदले की भावना से छोटे मोटे या कम गंभीर आरोपों के लिए इस्तेमाल ना हो। हाँ, ये हो सकता है। बिल्कुल। अगर ये किसी भी आरोप पर लागू होता तो इसका दुरुपयोग बहुत आसान हो सकता था, है ना? सही बात है। तो ये सीमा लगाकर इसे वाकई संगीन मामलों तक सीमित रखने की कोशिश की गई है, जैसे कि स्रोत में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र है। यह हल्के फुल्के मामलों के लिए नहीं है। यानी ये एक तरह का सेफ गार्ड है, ताकि राजनीतिक विरोधियों को हल्के मामलों में फंसाकर पद से हटाने के लिए इसका इस्तेमाल ना हो सके। ये बात तो समझ आती है जी। लेकिन एक और पहलू है जो थोड़ा उलझाव लगता है, वो है पुनः नियुक्ति वाला। आपने कहा कि 30 दिन बाद पद चला जाएगा, लेकिन क्या ये हमेशा के लिए होगा? अगर व्यक्ति बाद में जमानत पर छूट जाए या मान लीजिए बरी हो जाए? ये इस संशोधन का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा चौंकाने वाला पहलू है। हाँ। स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि इस प्रावधान के तहत पद से हटाया जाना, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, उस व्यक्ति को हिरासत से रिहा होने के बाद वापस उसी पद पर नियुक्त किए जाने से नहीं रोकता है। अरे क्या कह रही हैं? मतलब वापस आ सकते हैं? जी हाँ, यानी राष्ट्रपति केंद्र के मामले में या राज्यपाल राज्य के मामले में चाहे तो संबंधित सलाह पर उस व्यक्ति को दोबारा उसी पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये स्थायी बैन नहीं है, ये सिर्फ उस अवधि के लिए है जब व्यक्ति 30 दिन से ज्यादा हिरासत में है। हाँ, इसे आप ऐसे समझ सकती हैं, ये प्रावधान जो है वो हिरासत में रहते हुए पद पर बने रहने की समस्या का समाधान करता है। अच्छा। ये उस व्यक्ति की राजनीतिक योग्यता पर स्थायी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, कम से कम इस कानून के तहत तो नहीं। एक बार व्यक्ति रिहा हो जाता है तो सैद्धांतिक रूप से उसकी वापसी संभव है, अगर राजनीतिक परिस्थितियां और संवैधानिक प्राधिकारी इसकी इजाजत दें। बिल्कुल। ये दिलचस्प है क्योंकि ये एक तरफ कड़ा कदम उठाता है, स्वतः निष्कासन, लेकिन दूसरी तरफ वापसी का दरवाजा भी खुला रखता है। ये तो काफी बारीक संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। अब अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें, 30 दिन का नियम, स्वतः पद समाप्ति, 5 साल की सजा की सीमा और फिर रिहाई के बाद वापस नियुक्ति की संभावना, तो आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है? किसी को इस संशोधन में दिलचस्पी क्यों लेनी चाहिए? इसके कई निहितार्थ हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला और सीधा असर तो ये है कि ये उच्च पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही को बढ़ाता है, खासकर जब उन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगते हैं। अभी की स्थिति में कई बार देखा गया है कि नेता गंभीर आरोपों में लंबे समय तक जेल में रहने के बावजूद पद पर बने रहते हैं, जो नैतिक और प्रशासनिक दोनों तरह के सवाल खड़े करता है। ये संशोधन उस स्थिति को सीधे संबोधित करता है। और वो स्वतः निष्कासन वाला पहलू इसमें कितना अहम है? आपने जोर दिया था उस पर। वो शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू है, क्योंकि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की बाधा को हटाता है। अगर नियम बन गया तो 30 दिन की अवधि पूरी होने पर कार्रवाई होगी ही, चाहे कोई सिफारिश करे या ना करे, चाहे कोई इस्तीफा दे या ना दे। सही है। ये तंत्र को ज्यादा प्रभावी और निश्चित बनाता है। इससे पहले ऐसी स्थितियों में अक्सर राजनीतिक दांव पेच हावी हो जाते थे। लेकिन फिर वो पुनः नियुक्ति वाली बात, क्या ये उस जवाबदेही वाले तर्क को कमजोर नहीं करती? अगर पता है कि छूटने के बाद वापस आ सकते हैं तो डर कितना रहेगा? ये एक जायज सवाल है। पुनः नियुक्ति का प्रावधान निश्चित रूप से इस तस्वीर को जटिल बनाता है। इसे 2 तरह से देखा जा सकता है। एक, ये कि इसका उद्देश्य शायद सजा देना नहीं,
बल्कि शासन की निरंतरता सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति जेल से सरकार न चलाए। अच्छा। 2, ये निर्दोष जब तक साबित न हो, यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के सिद्धांत के साथ संतुलन बनाने की कोशिश हो सकती है। हाँ, ये बात भी है। क्योंकि व्यक्ति पर अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप है और वो हिरासत में है, तो उसे स्थायी रूप से पद धारण करने से रोकना शायद ज्यादा सख्त माना जाता। हाँ, ये निर्दोष माने जाने वाले सिद्धांत और सार्वजनिक पद की गरिमा, इसके बीच का तनाव तो है। एक तरफ कानूनी प्रक्रिया है, दूसरी तरफ पद की जिम्मेदारी। ये संशोधन उस संतुलन को कहाँ ले जाता है? ये बहस का एक केंद्रीय बिंदु है। क्या किसी व्यक्ति को जिस पर गंभीर आरोप है और जो 30 दिन से हिरासत में है, उसे उच्च संवैधानिक पद पर बने रहने देना चाहिए, भले ही वो दोषी साबित न हुआ हो? या फिर पद की गरिमा और शासन की व्यवहारिकता ये मांग करती है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पद छोड़ना पड़े, कम से कम अस्थायी रूप से? ये संशोधन दूसरे पक्ष की ओर झुकता दिखता है, लेकिन वो जो पुनः नियुक्ति का विकल्प है, वो देकर पहले सिद्धांत को भी थोड़ी जगह देता है। हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहे, बस उस दुविधा को रेखांकित कर रहे हैं जिसे ये कानून शायद सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ये भी सोचने वाली बात है कि इसका असर गठबंधन की राजनीति पर क्या पड़ सकता है, खासकर राज्यों में। अगर किसी छोटे दल का मंत्री या मान लीजिए मुख्यमंत्री ही इस नियम के तहत हटता है, तो क्या सरकार की स्थिरता पर असर पड़ेगा? निश्चित रूप से। ये संशोधन राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। किसी प्रमुख सहयोगी दल के नेता के हटने से सरकार अस्थिर हो सकती है। हाँ। शायद इसीलिए पुनः नियुक्ति का विकल्प रखा गया हो, ताकि ऐसी स्थितियों में कुछ लचीलापन रहे, जिससे सरकारें पूरी तरह से भंग ना हो। लेकिन ये सब अनुमान है, असल असर तो कानून लागू होने के बाद ही पता चलेगा। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो ऊपरी तौर पर सरल दिखता है, 30 दिन जेल बराबर पद गया, लेकिन इसके अंदर कई परतें हैं। बिल्कुल। स्वतः निष्कासन की ताकत, गंभीर अपराध की परिभाषा का महत्व, और फिर वो पुनः नियुक्ति की संभावना का पेच। बिल्कुल, ये उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए जवाबदेही का एक नया मानक स्थापित करने का प्रयास है, खासकर गंभीर आपराधिक मामलों में। ये शासन की शुचिता और व्यक्तिगत कानूनी अधिकारों के बीच एक नया संतुलन खोजने की कोशिश करता है, ऐसा लगता है। चलिए, तो हमने प्रस्तावित 130वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के मुख्य पहलुओं को खंगाला। 30 दिन की निर्णायक अवधि, पद से स्वतः हटने का नियम, केवल 5 साल या उससे अधिक सजा वाले गंभीर अपराधों पर लागू होना, और हिरासत से रिहाई के बाद उसी पद पर दोबारा नियुक्ति की संभावना। संक्षेप में कहें तो मूल बात यह है, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आपराधिक आरोप में लगातार 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें पद छोड़ना होगा स्वतः ही। लेकिन अगर वो रिहा हो जाते हैं तो उनकी वापसी का रास्ता बंद नहीं है, कम से कम इस कानून के तहत। ये है इस प्रस्ताव का सार। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये सवाल इस संशोधन के व्यावहारिक पहलू से जुड़ा है। जी। अगर ये कानून बन जाता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि उच्च प्रोफाइल राजनेताओं से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत की टाइमिंग एक रणनीतिक हथियार बन जाए? दिलचस्प सवाल है। सोचने वाली बात है। क्या जांच एजेंसियां या राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस 30 दिन की सीमा को ध्यान में रखकर अपनी चालें चल सकते हैं, ताकि किसी को पद से हटवाया जा सके, भले ही केस में बाद में दम ना निकले? मतलब टाइमिंग का खेल। हाँ, इस 30 दिन की घड़ी का टिक टिक करना कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ राजनीतिक नफे नुकसान के खेल को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जरूर।